हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जीएसटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसका अकाउंटिंग किस प्रकार के से किया जाता है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, जीएसटी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बैड डेट्स, यानी कि डूबत ऋण। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कस्टमर को उधार माल बेचते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जब उधार माल बेचते हैं तो वो पैसा रिकवर नहीं हो पाता है। कस्टमर को उधार माल बेचते हैं इस उम्मीद से कि वो भविष्य में हमें पैसा दे देगा, लेकिन कुछ वजह होती है जिस वजह से बैड डेट्स क्या होता है, हो जाता है, यानी कि पैसा डूब जाता है और कस्टमर पैसा चुका नहीं पाता। ठीक है। तो बैड डेट्स जो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इससे शुरू होता है कि हम कस्टमर से उधार बेचे गए माल की राशि को वसूल नहीं पाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने कस्टमर को उधार बेचा और उस अमाउंट को हम रिकवर नहीं कर पाते हैं, उसको बैड डेट्स कहते हैं। ठीक है। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो, ये आपका एक कस्टमर है, ठीक है। ये आपका एक कस्टमर है। इस कस्टमर को आपका ये शॉप है, ये आपकी बिजनेस है, यानी कि बोल सकते हैं ये आपका दुकान है, ये आपका शॉप है, ठीक है। ये आपके पास आया, इससे इसे कुछ आपकी दुकान से खरीदने थे। क्योंकि ये आपका पुराना कस्टमर है, इस कस्टमर से आपका पहले बहुत सारा लेन देन हो चुका है, तो आप इसे क्रेडिट सेल कर देते हैं। आप इसे क्या करते हैं, क्रेडिट सेल, यानी उधार में बेच देते हैं, उधार में बेच देते हैं। और आपको ये उम्मीद रहता है कि ये कस्टमर भविष्य में आपको पैसा वापस कर देगा, यानी आपसे जितना का खरीदा था, यानी आपने उसको जितना का बेचे थे वो पैसा वापस कर देंगे। मान के चलो आपने 10,000 का इसको सेल किया। आपने कितने का सेल किया, आपने 10,000 का इसको सेल किया, लेकिन ये कस्टमर वापस नहीं कर रहा है पैसा, ये कस्टमर वापस नहीं कर रहा है। अब ये कस्टमर वापस नहीं कर रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है। देखो, इसका रीजन हो सकता है, एक रीजन तो है, पहला रीजन है कि कस्टमर वापस इसलिए नहीं कर रहा है कि ये कस्टमर फिनेंशियली कमजोर हो चुका है। फिनेंशियली क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है, यानी फिनेंशियली वीक हो चुका है। क्या हो चुका है, फिनेंशियली वीक, यानी कि इसने बहुत सारे लोगों से उधार परचेज किए थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों से उधार परचेज किए थे, बहुत सारे लोगों से कर्ज यानी कि लोन ले रखा था, ठीक है। बट इसके पास फंड्स नहीं है, फंड्स इसके पास क्या है, फंड्स अवेलेबल नहीं है चुकाने के लिए। फंड्स क्या है, अवेलेबल नहीं है चुकाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर उधार परचेज ऑलरेडी बहुत सारे हैं, इनके बहुत सारे लोन है, लेकिन इनकी जो संपत्ति है, इनकी जो एक तो ऑप्शन पॉइंट है कि इनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, और दूसरा कि इनका जो एसेट है, यानी इनकी जितनी सारी जमीन जायदाद, जितनी सारी संपत्ति है, वो लायबिलिटीज से कम है। यानी कि इनके सारे संपत्ति को भी बेच दिया जाए फिर भी वो लायबिलिटीज को पूरा नहीं चुका पाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि किस वजह से कस्टमर पैसा नहीं चुका पाता है। एक तो फिनेंशियली वीक होता है, फिनेंशियली वीक होता है यानी कि उसने बहुत सारे लोन, उसके ऊपर बहुत सारे कर्ज है, बहुत सारे उधार है, और उसके पास पैसे नहीं है, और उसकी जितनी संपत्ति है, उसकी जितने एसेट है, उसको बेच देने से भी वो पूरे लायबिलिटीज यानी कि जितना कर्जा वो लेके बैठा हुआ है वो चुका नहीं पा रहा है।
ठीक है। उस दशा में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, बैंक जो होता है, बैंक के पास पावर है कि बैंक के पास क्या होता है, पावर होता है कि वो उस पर्सन को बैंकरप्ट यानी कि इंसॉल्वेंट करार दे दे। बैंक के पास क्या है, पावर है, बैंक के पास पावर है कि उसको, उस पर्सन को इंसॉल्वेंट, उस पर्सन को बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट बोल दे। बैंक, मैं ये सब लिखाऊंगा, बस मैं आपको पहले समझा रहा हूं। बैंक के पास पावर है कि उस पर्सन को बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट करने का, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट करने का। आपने हाल ही फिलहाल में 2-3 ऐसा एग्जाम्पल सुना होगा, अगर आप बिजनेस न्यूज वगैरह में रुचि रखते हैं तो। एक तो विजय माल्या का, विजय माल्या ने बहुत सारे बैंक से कर्ज लेके बैठा हुआ था और उसके पास उतनी संपत्ति नहीं थी जिसको बेच के बैंक उससे सारा कर्ज वापस ले पाता, इसीलिए विजय माल्या को क्या किया गया, इंसॉल्वेंट करार कर दिया गया। एक तो ये केस था, यानी कि फिनेंशियली वीक हो जाता है और वो जितना कर्जा और लोन लिया रहता है उसके पास उतना पैसा, यानी उसके पास इतना फंड्स नहीं होते और उनकी सारी संपत्तियां को बेचने से भी सारे लायबिलिटीज रिकवर नहीं हो पाते। वो एक वजह है कि कस्टमर पैसा, यानी आपसे जो उधार माल खरीदा था वो चुका नहीं पाता। एक तो रीजन था फिनेंशियली वीक होने का। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा चर्चा करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो फिनेंशियली वीक और दूसरा दशा में ये हो सकता है कि जानबूझकर पैसा नहीं दे रहा है, यानी कि आपने इस चिंटू को, इसका नाम हम लिख देते हैं मोहन, इसका नाम, इस कस्टमर का नाम क्या था, मोहन। आपने मोहन को जानते थे और आप मोहन को उधार माल बेच दिए, लेकिन वो इंटेंसली, ये जो मोहन है वो इंटेंसली यानी कि जानबूझकर उसका नियत खराब हो गया, ठीक है, उसका नियत खराब हो गया और जानबूझ के पैसा नहीं चुका रहा है इंटेंसली। एक तो फिनेंशियली वीक है और दूसरा जानबूझकर, यानी कि आपने उधार माल बेचा, आपको लग रहा था पैसा वापस कर देगा, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आप पैसा मांग रहे हो, मोहन बोल रहा है मैं पैसा नहीं दूंगा, तुमको जो करना है कर लो। अब चूंकि आपने उसको उधारी बेचा था, अब उससे तो कुछ आपके पास उसका एविडेंस नहीं है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें कि एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, उसके बेसिस पे आपने उसको सेल कर दिया कि हाँ मेरा पहले से ये कस्टमर था, 10,000 का सेल करने में क्या जाता है, उससे ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर चुके हैं तो कर सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, वो आपका फायदा उठा लिया और वो जानबूझ के पैसा नहीं चुका रहा है, इंटेंसली उसका नियत खराब हो गया। उसका क्या हो गया, नियत खराब हुआ। आपने एक नाम सुना होगा चौकसी, एक नीरव मोदी चौकसी करके एक बंदा था, जिन्होंने क्या किया, बैंक से कर्जा ले लिया और भाग गया। उसका इंटेंशन ही खराब था कि वो चुकाना। बाद में आपने सुना होगा कि बाद में नीरव मोदी पकड़ा भी गया और उसको इंडिया डिपार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि एक तो फिनेंशियली वीक है, उसका एसेट्स जो है उतना नहीं है कि वो लायबिलिटीज को चुका सके, और एक होता है कि जानबूझकर वो नहीं चुका पाता है, जानबूझकर वो इंटेंशन ही खराब हो गया है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं और उसके पैसे को रिकवर नहीं कर पाते हैं तो उसको बैड डेट्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, डूबत ऋण बोला जाता है, ठीक है। और यह व्यापार के लिए क्या होता है, लॉस होता है। अब 10,000 रुपया अगर चुका नहीं पाया तो ये व्यापार के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। ये व्यापार के लिए क्या हो गया, 10,000 अगर चुका नहीं पाया तो वो व्यापार के लिए लॉस हो गया। अब एक केस तो ये था। अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि 10,000 का था, 10,000 का था, पूरा का पूरा चुका नहीं पाया तो पूरा का पूरा 10,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 10,000 में से 6,000
6000 क्या हुआ, पार्सली रिपेमेंट किया, 6000 जो है वो पेमेंट कर दिया और बोला उससे ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं दिवालिया हो गया हूं, मैं नहीं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो आपने देखा कि 10,000 डूबे हुए थे, कम से कम 6,000 रुपया तो वापस आ गया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि 6,000 जब वापस आ जाता है, अब पहला केस में क्या था कि 10,000 का पूरा 10,000 डूब गया, तो आप पूरे 10,000 को बैड डेट्स मानेंगे। बैड डेट्स मानेंगे यानी बैड डेट्स क्या होता है, लॉस होता है, और आपको भी पता है लॉस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। बैड डेट्स क्या होता है, लॉस होता है। और चूंकि आपने इसको उधार माल बेचा था, जब आप उधार माल बेचे थे, तो उधार माल बेचने का क्या जर्नल एंट्री होता है, आप उस व्यक्ति को लिखते हैं यानी डेटर को डेबिट करते हैं। जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, उसको डेबिट करते हैं। डेटर को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि डेटर हमारा क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। एसेट का मतलब भविष्य में अगर किसी से पैसा मिलने की उम्मीद होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो पैसा मिलने की उम्मीद थी इसीलिए डेटर को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किए थे। लेकिन अब पैसा मिलने की उम्मीद क्या हो गई, खत्म हो गई, इसीलिए हम डेटर को जो डेबिट किए थे अभी क्रेडिट कर रहे थे। यानी कि अगर 10,000 का 10,000 डूब गया तो बैड डेट्स जो लॉस हुआ उसको हम 10,000 से डेबिट करेंगे और डेटर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसको लिखाऊंगा, पहले मैं समझा देता हूं फिर अब उसको लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस आप पूरा अटेंटिव होकर मेरे लेक्चर्स को समझो और सुनो, ठीक है। तो बैड डेट्स 10,000 का था, पूरा 10,000 का लॉस हुआ, लॉस को डेबिट किए और उतना से मेरा डेटर क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर दूसरा केस से, ये तो पहला सिनेरियो था, पूरा का पूरा नुकसान हो गया, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो में क्या है कि बोला कि मैं 6,000 पार्सली रिपेमेंट कर पाऊंगा, बाकी 4,000 आपका डूब जाएगा। तो आपको व्यापार में कैश तो कम से कम 6,000 आ रहा है, कैश कितना आ रहा है, 6,000। बाकी 4,000 का पैसा जो डूब गया उसको हम किस अकाउंट में ले जाएंगे, उसको बैड डेट्स अकाउंट में ले जाएंगे। किस अकाउंट में, बैड डेट्स अकाउंट में। तो 4,000 का बैड डेट्स और पूरा का पूरा डेटर जो है आपका कम हो गया 10,000 से, क्योंकि अब इस डेटर से पैसे नहीं मिलने हैं, यानी हमारा एसेट का जो उम्मीद था, जो पैसा मिलना था वो खत्म हो गया। तो हम एसेट को क्रेडिट करेंगे यानी डेटर को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। क्या हो जाएगा कि जो हमने कैश कलेक्ट किया और बैड डेट्स राइट ऑफ किया। अब देखो तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपने पूरा का पूरा 10,000 ना, पूरा का पूरा 10,000 आपने बैड डेट्स कर दिया। इस केस में पूरे के पूरे 10,000 आपको ये बैंक ने उसको इंसॉल्वेंट कर दिया था और आपका पैसा डूब गया, आपने 10,000 बैड डेट्स कर लिया। एक साल के बाद मोहन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और मोहन फिर से पैसा वाला हो गया। अब देखो जिसके पास पहले अगर पैसा रहता है तो वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हम दूसरे का पैसा मार ले, दूसरे का पैसा खा जाए, अगर वो एक नेक इंसान है तो मोहन ने सोचा कि चलो उसका पैसा तो हम रख लिए, उसका पैसा तो हम नहीं चुका पाए थे, लेकिन आज मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो मैं उसके पैसा को वापस कर देता हूं। तो उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे 10,000 या हो सकता है 8,000 या 7,000 उन्होंने पैसा वापस कर दिया। यानी जो पैसा डूब गया था हम उसको बैड डेट्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए थे, वो पैसा वापस हो गया। तो इससे जितना से पैसा वापस हो जाता है उसको बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं, यानी बैड डेट्स रिकवर्ड उसे कहते हैं। उससे क्या होता है कि जितना से हमारा लॉस था वो लॉस कम हो जाता है। और आपको भी पता होगा मेरे फ्रेंड्स कि अगर लॉस को कम करना होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। जब आप मॉडर्न अप्रोच का रूल आप हमेशा दिमाग में रखना है कि एसेट और एक्सपेंसेस या लॉसेज ये तीनों अगर बढ़ता है, एसेट एक्सपेंसेस और लॉसेज ये तीनों बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो जब आपका बैड डेट्स रिकॉर्ड करना था, जो आपके लिए लॉस था, तो आपने बैड डेट्स को डेबिट किया, लेकिन वो पैसा वापस आ गया क्योंकि मोहन की आर्थिक स्थिति सुधर गई और वो आपको वापस करना चाह रहा है, वो पैसा दे रहा है। तो जब आपके व्यापार में पैसा आएगा तो कैश क्या करोगे, डेबिट करोगे। कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और लॉस आपका कम हुआ है तो उसको क्रेडिट करेंगे। इसको बोला जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो आपको मैंने तीनों सिनेरियो बताया। अगर पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, अगर कुछ पैसा मिलता है तो जितना से मिलता है कैश अकाउंट डेबिट, और जितना डूब जाता है
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टोटल डेटर घट गया उतना। बाद में भविष्य में अगर मान के चलो उसकी नीयत अच्छी हो गई या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई तो आपको पैसा देता है, तो जितना से पैसा आता है कैश को डेबिट करोगे और बैड डेट्स रिकवर्ड को आप क्रेडिट करोगे। आई होप आपको बैड डेट्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलो हम लोग इसकी अच्छे से नोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलो चलो तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैड डेट्स किसको कहते हैं। तो हम लोग पॉइंट वाइज इसको डील करने वाले हैं। चलो अगर कस्टमर कस्टमर से अगर कस्टमर से उधार बेची गई राशि, अगर कस्टमर से उधार बेची गई राशि, बेचे गए राशि यानी राशि कि अमाउंट, बेचे गए, अगर कस्टमर से उधार बेचे गए राशि यानी बेचे गए अमाउंट, राशि को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अगर कस्टमर से उधार बेची गई राशि यानी अमाउंट वसूल नहीं पाते हैं, वसूल, और वसूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलेक्ट। जहां भी मुझे लगेगा कि थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट है मैं वहां पे इंग्लिश भी लिख दिया करूंगा। अगर कस्टमर से उधार बेचे गई राशि वसूल यानी कि कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, वसूल यानी कि कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसे बैड डेट्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बैड डेट्स कहा जाता है। तो उसे बैड डेट्स कहा जाता है। क्लियर है कि कस्टमर को आपने उधार माल बेचा, कस्टमर को आपने क्या किया, उधार माल बेचा, और वो अमाउंट आप कलेक्ट नहीं कर पाए, वो अमाउंट आप कलेक्ट नहीं कर पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैड डेट्स कहेंगे। अब बैड डेट्स के रीजन क्या हो सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, बैड डेट्स के कारण यानी कि रीजन फॉर बैड डेट्स। अब रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन को हिंदी में बोला जाता है कारण। अब कारण क्या हो सकता है बैड डेट्स का, रीजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो मैंने बताया कि बैड डेट्स के कितने कारण हो सकते हैं, दो कारण, यानी पैसा डूबने का दो कारण हो सकता है। पहला कारण तो उसकी फिनेंशियल स्थिति खराब हो गई है, पहला कारण क्या हो सकता है कि उसकी फिनेंशियल स्थिति खराब हो गई है और वो आपको वापस करने की स्थिति में नहीं है, यानी कि उसके पास फंड्स नहीं है। अगर उसके संपत्ति को भी बेच दिया जाए तो वो सारे लायबिलिटीज को चुका नहीं पाएगा और उसे बैंक ने दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, बैंक ने उसे दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है। तो उस वजह से, और दूसरा होता है कि जानबूझकर उसका नियत खराब है, इंटेंशन खराब है, इसके वजह से चुका नहीं पा रहा है। तो पहला हम लोग बोलते हैं कि फिनेंशियल कंडीशन वीक है, फिनेंशियल कंडीशन खराब है, फिनेंशियल कंडीशन क्या है, खराब है, और उसके सारे संपत्ति, उसके सारे संपत्ति, उसके सारी संपत्ति क्या है, लाइबिलिटीज से ज्यादा है, उसके सारे एसेट, बोलो ज्यादातर मैं इंग्लिश टर्म यूज करूंगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा उसी को हिंदी यूज करूंगा। तो फिनेंशियल कंडीशन खराब है और उसके सारे एसेट लाइबिलिटीज को चुकाने में असमर्थ है, उसके सारे एसेट से
लाइबिलिटीज को चुकाने में, यानी कि चुकाने को इंग्लिश में बोला जाता है रीपेमेंट, यानी कि जितना भी वो कर्ज लिया था उसका रीपेमेंट करने में असमर्थ है। फिनेंशियल कंडीशन खराब है और उसके सारे एसेट से लाइबिलिटीज को चुकाने में असमर्थ, असमर्थ यानी इनकैपेबल है, असमर्थ है, ठीक है, असमर्थ है। इस स्थिति में, इस स्थिति में बैंक बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट कर दिया जाता है। इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, इसको दिवालिया बोलते हैं। इस स्थिति में बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, यानी हम लोग भी वर्ड यूज करते हैं ना दिवालिया, यानी कंगाल हो चुका है। कंगाल हो चुका है यानी कि उसकी स्थिति लाइबिलिटीज को चुकाने लायक नहीं है, यानी दिवालिया, इसको क्या बोलते हैं, दिवालिया। यानी फिनेंशियल कंडीशन खराब है और उसके सारे एसेट से लाइबिलिटीज को चुकाने में असमर्थ है, स्थिति में बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। चलो अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, मैंने बताया इंटेंशन खराब है, यानी कस्टमर जानबूझकर पेमेंट नहीं कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, कस्टमर जानबूझकर यानी कि इंटेंसली पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, जानबूझकर, कस्टमर जानबूझकर, जानबूझकर। अब देखो जानबूझकर को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटेंशनली, इंटेंशनली यानी नियत खराब होने की वजह से जानबूझकर पेमेंट चुका नहीं रहा है, जानबूझकर चुका नहीं रहा है। क्लियर है। दो कंडीशन हो सकता है, फिनेंशियल कंडीशन खराब है या फिर जानबूझकर चुका नहीं रहा है। दो दशा में बैड डेट्स होते हैं, दो सिनेरियो है जिसके वजह से बैड डेट्स हो रहे हैं। एक तो पहला सिनेरियो क्या है, फिनेंशियल कंडीशन क्या है, खराब है, ठीक है, फिनेंशियल कंडीशन क्या है, खराब है, ठीक है। और दूसरा केस क्या होता है, एक तो फिनेंशियल कंडीशन खराब है, पहला केस क्या हुआ, फिनेंशियल कंडीशन खराब है, और दूसरा क्या है, कस्टमर जानबूझकर चुका नहीं रहा है। दूसरा केस क्या हुआ, कस्टमर जानबूझकर चुका नहीं रहा है। चलो, तो ये तो समझे बैड डेट्स की कहानी। अब समझते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अब हम लोग क्या समझेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। चलो, हम लोग अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। अब बैड डेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सबसे पहला सिनेरियो, सबसे पहला सिनेरियो क्या होगा कि कस्टमर जब चुका नहीं पाता, यानी जब कस्टमर से वसूली नहीं हो पाती है क्रेडिट सेल्स का, पहला केस क्या होगा कि जब कस्टमर से, कस्टमर यानी जिस ग्राहक को आपने उधार माल बेचा था, जब कस्टमर से उधार बिक्री, जब कस्टमर से उधार बिक्री, यानी उधार बिक्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल। जब कस्टमर से उधार बिक्री यानी क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का अमाउंट वसूल नहीं पाते हैं, वसूल यानी कि कलेक्ट नहीं कर पाते, वसूल नहीं
पाते हैं। यानी जब कस्टमर से उधार बिक्री यानी क्रेडिट सेल्स का अमाउंट वसूल नहीं पाते हैं तो उसे बैड डेट्स अकाउंट में लिखा जाता है। तब उसे कहाँ लिखा जाता है? बैड डेट्स अकाउंट में। बैड डेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? बैड डेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? अगर कस्टमर से हम क्रेडिट सेल्स की अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते हैं तो उसे बैड डेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। यह व्यापार के लिए लॉस होता है। यह बिजनेस यानी व्यापार के लिए क्या होता है? लॉस होता है। लॉस होता है इसीलिए हम इसको डेबिट करते हैं। या व्यापार के लिए क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है। और इस अमाउंट से हम डेटर को कम करते हैं। ये भी दिमाग में रखना है। बैड डेट्स के अमाउंट से, क्योंकि अब हमको पैसा उससे मिल नहीं पाएगा यानी हमारा डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैड डेट्स के अमाउंट से डेटर को कम किया जाता है, डेटर को रिड्यूस किया जाता है। तो डेटर को कम करना होता है तो डेटर हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट्स को कम करना है तो हम डेटर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बैड डेट के अमाउंट से डेटर को कम किया जाता है क्योंकि बैड डेट्स हो गया यानी वो अब पैसा नहीं देने वाला है। क्लियर है? चलो अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री देखने वाले हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। जर्नल एंट्री। अब क्योंकि बैड डेट्स मैंने आपको बताया कि बैड डेट्स क्या है? लॉस है। तो लॉस जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि यह व्यापार के लिए लॉस है। क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा तो हमने इनकम बुक किया था और उससे पैसा आने की उम्मीद थी और वो पैसा नहीं चुकाया। यह व्यापार के लिए लॉस होगा। और चूंकि हमको डेटर से पैसा आने की उम्मीद थी इसीलिए हमने डेटर को डेबिट किया था क्योंकि उसको एसेट समझा था। अब वो मना कर दिया कि अब उससे पैसा नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा तो अब डेटर से जो पैसा आने की उम्मीद थी खत्म हो गई। वो हमारा एसेट था वो हमारा खत्म हो गया और एसेट को कम करते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए हम डेटर अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसीलिए हम जर्नल एंट्री क्या होगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। नरेशन क्या होगा कि बैड डेट्स अमाउंट हम यहां पे राइट ऑफ करेंगे। तो नरेशन होगा बीइंग बैड डेट्स अमाउंट रिटेन ऑफ। कहां से? डेटर से। बीइंग बैड डेट्स अमाउंट रिटेन ऑफ फ्रॉम डेटर। यानी कि डेटर से हमने क्या किया? बैड डेट्स लिख के उसको डेटर को खत्म किया। बैड डेट्स अमाउंट रिटेन ऑफ फ्रॉम डेटर। आई होप पूरा क्लैरिटी मिल चुकी होगी इस कॉन्सेप्ट का कि जब भी हम उधार बेचते हैं और पैसा वसूल नहीं पाते हैं तब उसे हम बैड डेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। चलो अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है। बैड डेट्स का फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया। अब हम लोग इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहीं से, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसकी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है कि पहला पॉइंट क्या था कि पूरा का पूरा पैसा डूब गया। अब जितना का बेचे वो पूरा का पूरा रिकवर नहीं किया। अब दूसरा केस में क्या होता है कि पार्शली रिकवर हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्शली रिकवर होता है। इसको हम लोग पार्शियली रिकवर करेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे? पार्शियली रिकवर। पार्शली रिकवर्ड यानी कि पार्शली जो है पैसा मिला है।
पार्शली रिसीव्ड बोलेंगे, पार्शली रिसीव्ड। इसको पहले समझते हैं। देखो, जब कस्टमर के दिवालिया होने पर यानी इंसॉल्वेंट होने पे, जब कस्टमर के इंसॉल्वेंट होने पे, जब कस्टमर के इंसॉल्वेंट यानी कि जब कस्टमर दिवालिया हो जाने जाता है, तब उससे कुछ पैसा मिला होने पर पार्शियल अमाउंट प्राप्त होता है, यानी कुछ पैसा मिल जाता है होने पर पार्शियल अमाउंट प्राप्त हो जाता है, पार्शियल अमाउंट प्राप्त हो जाता है। तो जितनी राशि नहीं मिल पाती है, यानी कि जब कस्टमर के इंसॉल्वेंट होने पे पार्शियल अमाउंट प्राप्त हो जाता है, तब जितनी राशि यानी जितना अमाउंट, तब जितनी राशि नहीं मिल पाती है, बस उसी को बैड डेट्स लिखा जाता है। तब जितनी राशि नहीं मिल पाती है उसको बैड डेट्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बैड डेट्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? उसको बैड डेट्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं, जितनी अमाउंट रिकवर नहीं हो पाती है उसे बैड डेट्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? चलो, अब देखो इसका जर्नल क्या होगा। अब यहां पे देखो, कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है और कुछ पैसा नहीं मिल पा रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है और कुछ पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो जितना से मिलेगा, आपको भी पता है, जितना से मिलेगा व्यापार में कैश, वो कैश डेबिट होगा, वो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। और मान के चलो 50 मतलब 5,000 रुपया मिला तो 5,000 डेबिट होगा, और 10,000 का उधार बेचे थे तो 5,000 तो अभी भी डूबा हुआ है, तो 5,000 को हम बैड डेट्स अकाउंट में डालेंगे, और पूरा का पूरा जितना का डेटर मेरा था उतना से हम डेटर अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब नरेशन क्या होगा कि कैश भी मिला और बैड डेट्स भी रिटर्न ऑफ किया गया, कैश भी मिला और बैड डेट्स भी रिटर्न ऑफ किया गया। यानी कि हम नरेशन देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। चलो, तो क्लियर है यहां तक। अब हम लोग इसका लास्ट पॉइंट जो है उसको डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने 2 पॉइंट सिखाया कि अगर पैसा डूब जाता है तो बैड डेट्स टू डेटर करते हैं, लेकिन अगर कुछ पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, और जितना डूबता है बैड डेट्स डेबिट करते हैं। अगर पूरा डूबता है तो बैड डेट्स डेटर, और अगर कुछ पैसा मिल जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स टू डेटर। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ऑलरेडी मैं ये सारी चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्या होता है कि हम ऑलरेडी उसको बैड डेट्स मान के हम बैड डेट्स रिकॉर्ड कर चुके हैं, यानी लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेकिन बाद में हमारी कस्टमर की आर्थिक स्थिति सही हो जाती है, या उसका अगर इंटेंशन खराब था और वो मेरा पैसा नहीं चुका रहा था, बाद में उसका इंटेंशन सही हो जाता है और वो पैसा चुकाना चाहता है, उस केस में वह हमारे लिए इनकम माना जाता है, यानी कि हमारा लॉस उससे कम होता है। उसको बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं और उसको क्रेडिट करते हैं, और जितना से पैसा मिलता है उतना से डेबिट करते हैं। तो इसमें हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको बोला जाता है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। क्या बोला जाता है? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। चलो देखते हैं क्या होता है। कभी कभी बैड डेट्स रिकॉर्ड करने के बाद भी अमाउंट रिसीव हो जाता है, कभी कभी बैड डेट्स को
रिकॉर्ड करने के बाद, यानी लॉस को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके, कभी कभी बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने के बाद भी, रिकॉर्ड करने के बाद भी, रिकॉर्ड करने के बाद भी अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है। कभी कभी बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने के बाद भी अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, उसे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। कभी कभी बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने के बाद भी अमाउंट रिसीव हो जाता है, उसे बैड डेट्स रिकवरी कहते हैं, उसे बैड डेट्स रिकवरी कहते हैं। इससे व्यापार का लॉस में कमी आती है, इससे व्यापार के लॉस में क्या क्या होती है, बिजनेस के लॉस में कमी आती है, इससे लॉस में कमी आती है। लॉस में क्यों कमी आती है? क्योंकि बैड डेट जो हम लॉस के रूप में बुक किए थे वो हमारा कम हो जाएगा, इससे लॉस में कमी आती है। और आपको पता है कि लॉस को कम करना होता है तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि लॉस बढ़ता है तो डेबिट और लॉस घटता है तो क्रेडिट, इससे लॉस में कमी आती है। ठीक है, चलो क्लियर है। अब हम लोग इसका जर्नल करेंगे, जर्नल करेंगे। अब जर्नल देखो, अब मान के चलो उसका मन सही हो गया, यानी कि उसका फिनेंशियल कंडीशन सही हो गया और वो पैसा देना चाह रहा है, तो जितना से कैश आएगा वो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और उसको बोला जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। उसको क्या बोला जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, यानी कि बीइंग बैड डेट्स रिटेन ऑफ, बीइंग bad debts written off, now recovered, being bad debts written off, now recovered, यानी कि बैड डेट्स क्या हो गया, राइट ऑफ किए थे, अब उसकी रिकवरी हो गई। क्लियर है यहां तक? अभी तक के क्लास में किसी को कोई भी कॉन्सेप्चुअली कोई भी दिक्कत? चलो, तो हम लोगों ने तीनों कॉन्सेप्ट अभी तक कर लिया। ठीक है, अगर पूरा बैड डेट्स होता है तो बैड डेट्स टू डेटर अकाउंट, अगर पार्सली कुछ पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और बाद में अगर रिकवरी होती है तो उससे हम कैश को डेबिट करते हैं और बैड डेट्स रिकवरी को क्रेडिट करते हैं। चलो, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम 100% क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो अब पहला एग्जाम्पल, मैंने राम को माल बेचा, यानी कि गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम। आपको पता है नाम अगर हम लिखे हैं और कुछ नहीं बोलेंगे तो ये क्या माना जाएगा, क्रेडिट सेल माना जाएगा। ठीक है, अब जो माल बेचा उसका इनवॉइस था, इनवॉइस प्राइस था, इनवॉइस प्राइस 10,000, इनवॉइस प्राइस कितना 10,000, और ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, यानी कि 10,000 का माल 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे किसको बेच रहे हैं, राम को बेच रहे हैं। ठीक है, अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो गुड सेल जब करते हैं और अगर नाम लिखा हुआ है, नगद उधार कुछ भी नहीं बोले, तो आपको पता है कि उसको उधार माना जाता है, क्योंकि नाम इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उसको पैसा बाद में चुकाना है। अगर नगद में चुकाना है तो बोल देगा कि हाँ नगद में बेचा गया है। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि जर्नल्स जो होंगे वो होंगे
राम को डेबिट करेंगे, राम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और आपको पता होगा कि अगर राम में भी आप अकाउंट यूज करना चाहते हैं तो एपस्ट्रॉफ लगा के अकाउंट लगाएंगे, अगर नहीं अकाउंट यूज करना है तो सीधा राम डेबिट कर देते। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन उठता है कि कितना में बेचा। 10,000 का इनवॉइस था, लेकिन डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। आपको पता होगा कि कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसीलिए जो सेल अमाउंट होगा वो ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद होगा। तो इसको बोलेंगे वर्किंग नोट में हम लोग इसको करेंगे, यानी इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस कितना है 10,000, इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, घटा देंगे। ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में टीडी बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, यानी कि आप कितना पे सेल को रिकॉर्ड करोगे, आप 9,000 पे आपका जो सेल होगा वो रिकॉर्ड होगा। आपका नेट सेल्स कितना होगा 9,000। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना हो गया 9,000। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री था, इसमें नया मैंने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, चलो अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद राम ने 2,000 रुपया वापस कर दिया, यानी कि राम से 2,000 रुपया रिसीव किए, रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 2,000, रिसीव फ्रॉम राम रुपीज 2,000। तो राम से जब पैसा मिला 2,000 तो एंट्री क्या करेंगे उस टाइम, कैश अकाउंट डेबिट। जब पैसा मिला राम से तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 2,000। चलो अब देखो 9,000 उससे मिलने थे, 2,000 मिला, अब कितने बचे हुए हैं 7,000 रुपया। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद ये पता चला कि राम क्या हो गया, दिवालिया हो गया। राम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। राम बिकम इंसॉल्वेंट, राम बिकम इंसॉल्वेंट। राम क्या हो गया, दिवालिया हो गया। और वो बोल रहा है कि ओनली 25 पैसा, ओनली 25 पैसा इन अ रूपी कैन बी रिकवर्ड, इन अ रूपी कैन बी रिकवर्ड, यानी कि 25 पैसा, 1 रुपया में मात्र 25 पैसा रिकवर हो सकता है। ठीक है, ओनली 25 पैसा इन अ रूपी कैन बी रिकवर्ड, यानी 1 रुपया में 25 पैसा, यानी 100 रुपया में 25 रुपया रिकवर हो सकता है। अब राम से मिलना कितना था, राम से कितना मिलना था, तो 9,000 रुपया का बेचे थे, 2,000 ऑलरेडी दे दिया था। तो 9,000 में से 2,000 घटाएंगे, यानी कि 7,000, और 7,000 का 25% ही मिल पाएगा। 25 पैसा इन रूपी यानी 25% बोल रहा है, क्योंकि पैसा 7,000 तो रुपया में है, तो अगर 25 पैसा को रुपया में बदलेंगे यानी कि 0.25 हो जाएगा। 0.25 यानी 25/100। अब 7,000 का 25/100 करेंगे तो कितना होगा, 25 चौका 100, और 4 को 7,000 को 4 से भागा देना, यानी 4 इकाई 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि मात्र 1,750 रुपया रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि राम जो है वो दिवालिया हो गया और मात्र 25 पैसा इन रूपी रिकवर किया जा सकता है। तो बैड डेट्स कितना हुआ था, तो बैड डेट्स हुआ, अगर 7,000 रुपया में से 1,750 रिकवर हुआ तो बाकी का रुपया कितना बचा 50, यानी कि ये हुआ 9 में से 7 गया 2, और ये 6 में से 1 गया 5, यानी 5,250 का क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। 5,250 का क्या हुआ, बैड डेट्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर इसको बढ़ाता हूं, क्योंकि आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, और अगर मान के चलो दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। ठीक है, चलो हम अब इसका जर्नल एंट्री क्या करने वाले हैं, सो देखो।
अब इसका जर्नल क्या करेंगे, जर्नल करेंगे। चूंकि कैश कितना आया 1750, कैश कितना आ रहा है, कैश अकाउंट कितना से डेबिट होगा 1750 से, और पैसा कितना डूबा 5250, यानी पैसा जो हमारा एक्चुअल में लॉस हुआ वो हुआ 5250। मैंने ऑलरेडी वर्किंग आपको दिखा दिया। और राम से कितने मिलने थे 7000, राम से कितने मिलने थे 7000, तो एपोस्ट्रोफ यस करके अकाउंट लगा देंगे। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटेन ऑफ, बैड डेट्स रिटेन ऑफ, being cash received and bad debt return of from राम। चलो ये क्लियर है यहां तक। उम्मीद करता हूं कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बहुत अच्छे से लिखा दिया, फिर मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल के थ्रू कि जब आपको कुछ पैसा मिलता है तो कैश डेबिट करते हैं, बैड डेट्स को डेबिट करते हैं, और जितना मिलना रहता है उतना से उस कस्टमर को क्रेडिट करते हैं। अब एक और सिनेरियो है जो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिखा देता हूं। अब चौथा केस क्या हो सकता है कि अब राम तब दिवालिया हो गया था, इसीलिए उससे मात्र 25 पैसे मिले। और फ्यूचर में क्या हुआ कि दिवालिया होने के बाद भी उससे रिकवरी हुई, दिवालिया होने के बाद भी क्या हो गया, रिकवर किए हैं राम, रिसीव किए फ्रॉम राम, रिसीव फ्रॉम राम इवन आफ्टर इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया होने के बाद भी कुछ दिन बाद वो क्या हुआ, पैसा चुकाया। तो आप ये बोलो रिसीव फ्रॉम राम आफ्टर, रिसीव फ्रॉम राम आफ्टर हिज, ये बोल सकते हैं रिसीव फ्रॉम राम आफ्टर हिज फिनेंशियल सिचुएशन, इंसॉल्वेंट हो गया था तो उसका जब फिनेंशियल कंडीशन सिचुएशन बिकेम गुड, फिनेंशियल सिचुएशन बिकेम गुड, यानी कि बाद में हम जब दिवालिया हो गया तो हम तो बैड डेट्स रिकवर कर लिए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका स्थिति ठीक हुआ और उससे हमने रिसीव किया ऑफ ₹5000। तो जितना से भी पैसा हमको मिल गया, रिकवरी हुआ है, वो हमारा लॉस को कम करेगा। तो जितना से हमको रिसीव किए हैं, यानी कैश मिला है 5000 रुपया, 5000, चूंकि पैसा हम उसको अब बैड डेट्स अकाउंट में डाल दिए थे, अब उसको रिकवर मान के उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, 5000 से क्या लिखेंगे, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। चलो, तो आई होप बैड डेट्स से संबंधित मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, और मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरे सारे कॉन्सेप्ट को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसी तरह से मैं सारा कॉन्सेप्ट कराते जाऊंगा, और जितने सारे आपके क्वेश्चन है उसको, यानी कि मैं ऑलरेडी 20 नंबर क्वेश्चन तक, 17 या 18 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी करा चुका हूं, और जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको एक सिंगल क्लास में, ठीक है, इस वीकेंड में मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारे क्लासेस अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जिनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं उन लोगों तक, जिससे कि आप लोग की मदद से ये वीडियो पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।